Good afternoon to all of you. This lecture, last lecture, what we have discussed about the three terms, up to three terms on converse of the propositions, contrapositive, and inverse. In this lecture, we will discuss about the biconditional statement. So, biconditional statement, which is like if and only if condition. If you have two propositions P and Q, then this one is a symbol of the biconditional statement. The meaning is if and only if. Biconditional statement is true when P and Q have same truth value. यानी कि इस अगर हम टेबल की बात करें यहाँ पर, so this one is table, यानी कि इस फंक्शन के अंदर आपकी दोनों वैल्यू अगर सेम है, if you have P and Q and both are same, like T, T, F, F, अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है तो आपका सॉल्यूशन ट्रू ही होगा। और आपकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, जैसे कि टी एफ हो गया, एफ टी हो गया, देन योर वैल्यूज आर कंसिडर एज फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू अगर सही भी हुई और गलत भी हुई तो भी आपका सॉल्यूशन यहाँ पर ट्रू ही होगा। सो एक वर्बल प्रॉब्लम जो है वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के बेस पे है। द प्रॉब्लम इज कि लेट पी बी अ स्टेटमेंट लाइक यू कैन टेक अ फ्लाइट एंड क्यू दिया है स्टेटमेंट यू बाय अ टिकट। So biconditional, this one is known as what? Biconditional statement. Biconditional statement is you can take the flight if and only if you buy a ticket. कि अगर आपके पास आप फ्लाइट में कब जा पाओगे, जब आपके पास उस फ्लाइट की टिकट हो। अगर हम उसका नेगेशन भी देखें, the statement is true if and only if P and Q are either both true or false. देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सपोज कि इट इज फॉल्स व्हेन P एंड Q हैव ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू। ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू यानी कि F है। सो स्टेटमेंट किस तरह से होगा कि व्हेन यू डू नॉट बाय अ टिकट बट यू कैन टेक अ फ्लाइट एंड व्हेन यू बाय अ टिकट यू कांट टेक अ फ्लाइट। इसका मीनिंग कि TF वाली कंडीशन होगी। अगर आपके पास टिकट है, अगर आपके पास टिकट है और आपको फ्लाइट में दिया आपको फ्लाइट में जाने के लिए परमिशन दी है तो TT हो गया। अगर आपके पास टिकट भी नहीं है यानी कि F, तो आपको जाने को भी नहीं मिलेगा, वो भी हो गया F। तो ये दोनों हो गए बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास टिकट है लेकिन मुझे वहां पर जाने नहीं दे रहे, तो ये हो गया कंडीशन TF, तो इसका सॉल्यूशन होगा F। उसी तरह मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास टिकट नहीं है यानी कि F, और मुझे जाने दे रहे, वो हो गया FT, तो आपका सॉल्यूशन भी F ही होगा। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो एक ही वर्ड आपको याद रखना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। अगर आपके पास टिकट होगी तो वो आपको 100% फ्लाइट में जाने देगी। और दूसरी कंडीशन कि अगर आपके पास टिकट नहीं होगी, आपके पास प्लेन की टिकट नहीं होगी तो आपको जाने नहीं देगी। तो ये सिंपल यूज है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का। टेबल के अंदर बस यही याद रखना है कि दोनों T या दोनों F हो आपके पास टेबल ट्रूथ वैल्यू के अंदर। अगर दोनों T भी हो तो भी सॉल्यूशन T आएगा, दोनों F भी हो फिर भी आपका सॉल्यूशन T ही आएगा। ये एक ट्रूथ टेबल दिया है, द ट्रूथ टेबल्स ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब हमें पता है कि ये वाला सिंबल क्या है, तो पहले एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं। ये वाला दिया है और, यानी कि डिसजंक्शन, दिस वन इज कंजक्शन एंड दिस वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। सो यहाँ अभी हम यहाँ पर इस टेबल को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट होगा। सो पहले तो यहाँ पर देख लो, हमें यहाँ पर क्लियरली दिया गया है नेगेशन क्यू। पी तो है ही हमारे पास, क्यू भी है, लेकिन नेगेशन क्यू नहीं। सो पहले हम काउंट करेंगे नेगेशन क्यू।
उसके बाद काउंट करेंगे यहाँ पर P और नेगेशन। आफ्टर दैट वी विल काउंट दिस वन P और नेगेशन Q। उसके बाद काउंट करके P एंड Q एंड लास्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट काउंट करेंगे। सो नेगेशन Q क्या होगा यहाँ पर? नेगेशन Q यानी कि आपको जो ये ट्रूथ टेबल दिया गया है इसका पूरा का पूरा ऑपोजिट लिखना। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा F हो जाएगा आपका। मैं पहले एक काम करता हूँ, सारा टेबल जो है वो लिख लेता हूँ। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू कि हमने क्या किया, T का कर दिया F, F का कर दिया T, T का कर दिया F, F का कर दिया T। अभी पहले क्या काउंट करना है हमें? P और नेगेशन की हमें काउंट करना है यहाँ पर P और नेगेशन की। तो और सिंबल की खासियत क्या थी? द और सिंबल इज व्हाट? अगर आपके पास द और सिंबल इज व्हाट कि अगर आपके पास दोनों वैल्यू गलत है तभी आपका सॉल्यूशन क्या होगा? गलत होगा। सो अभी हमें कौन सा चेक करना है? कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3। तो ये दोनों वैल्यू हो गए आपके पास F, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा F, अदरवाइज योर सॉल्यूशंस आर T। ठीक है, ये हो गया आपका और स्टेटमेंट कि अगर दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यू गलत होगी तभी आपका सॉल्यूशन गलत होगा, अदरवाइज योर सॉल्यूशन इज ट्रू। कॉलम नंबर 3 हो गए। अब काउंट करते हैं P एंड Q। एंड में क्या था? एंड में यह था कि अगर आपके पास दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू है तभी आपका सॉल्यूशन ट्रू होगा, अदरवाइज योर सॉल्यूशंस आर फॉल्स। तो आप देख सकते हो T जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है हमें T, बाकी सारे के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए है F। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि अगर आपका एक प्रोपोजिशन ट्रू है, दूसरा F हो, तो आपका सॉल्यूशन जो है, योर सॉल्यूशन इज F, योर सॉल्यूशन इज F। यानी कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वहां पर क्या होगा कि आपका एक सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर ट्रू, दूसरा सॉल्यूशन होना चाहिए F। तो यहाँ पर चेक करते हैं, चलो ओके। सो TF हो गया हमारा F, दूसरा चेक करते हैं यहाँ पर TF हो गया यहाँ पर अगेन F, बाकी के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे T। तो आपको सिर्फ एंड और कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह ही याद रखना है। यू कैन trace the table also. So this one is simple compound proposition. Conjunction, disjunction, conditional statement हो गया, by conditional statement हो गया, बस इतना ही याद रखना। ये ऑपरेटर्स दिए हैं यहाँ पर कि नेगेशन जो है वो उसका प्रेसिडेंस 1 है, कंजक्शन का 2 है, डिसजंक्शन का 3 है, कंडीशनल का 4 है और बाय कंडीशनल का 5। अब यहाँ पर आपको बीट ऑपरेशन दिया है। बीट ऑपरेशन क्या है कि देखो, हम कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो भी मैथमेटिकल डेटा है उसको अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है तो बाइनरी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। यानी कि हर एक जो ऑपरेशन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसे हमें 0 और 1 से रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। हमें यहाँ पर 0 और 1 से हर एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई प्रॉपर्टीज जो है उसको बना सकते हो। तो पहले हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। So computer represent information using bit. There are only two possibilities, 0 and 1. अगर आपके टेबल में 1 दिया है, अगर आपके टेबल में बीट 1 है तो उसका मीनिंग होगा ट्रूथ वैल्यू T,
और अगर आपके टेबल में 0 दिया है तो उसका मीनिंग होगा एफ, ठीक है। और इस वेरिएबल को हम बोलेंगे यहाँ पर बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल यानी कि जो भी अब तक हमने डिस्कस किया टी और एफ टेबल को, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 and 0। We can represent 1 and 0। So 1 and 0 से हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर हम जो है उसको रिप्रेजेंट अगर करना चाहे तो उसके लिए भी ट्रूथ टेबल जो है आपका वैलिड होना चाहिए। तो पहले देख रहे थे कि ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाए, उसके बाद फर्दर डिस्कस। रोल नंबर 22। देखो कोई माइक अभी ऑन मत करना, ठीक है, मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ सबको, उसके बाद में किसी को अभी अलाउ नहीं करना। तो गलती से भी ये चेक कर लेना कि आपका माइक शुरू है कि नहीं। रोल नंबर 22 का माइक शुरू था, मैंने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। सो किसी का भी माइक अभी शुरू नहीं होना चाहिए। आई विल पुट दी एब्सेंट ऑल्सो। कहाँ पर थे 10, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हमें 1 बीट को टी से रिप्रेजेंट करें और 0 से रिप्रेजेंट करें, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड और एंड एक्स और भी बोलते हैं काफी लोग, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें। सेम टेबल है अब तक जो हमने डिस्कस किया, सेम लॉजिक है। एफ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 से, टी को कर दिया 1 से, ये 0 1 0 1। सो अभी हमें क्या याद रखना है कि और के लिए क्या था, और के लिए हमने याद रखा था कि अगर दोनों वैल्यू हमारी गलत है तभी हमारा सॉल्यूशन गलत होगा, यानी कि 0 0 है तो और में उसका 0 हो जाएगा। उसी तरह एंड में हमने क्या याद रखा था कि अगर हमारे दोनों प्रपोजिशंस अगर सही हो गए तभी हमारी वैल्यू जो है वो सही होगी, तो ये हमने ये भी कर दिया। और XOR में क्या था, एक्स और जो था ये वाला सिंबल, उसके अंदर क्या था कि अगर दोनों वैल्यू हमारी सही भी है और गलत भी है तभी भी हमारा सॉल्यूशन गलत ही होगा। आपको इसी तरह से टेबल को याद रखना है, हर एक चीज मत याद रखो, कोई एक एक स्पेसिफिक जो पॉइंट जो है उसको ही याद रखो। प्लस वाला जो सिंबल है एक्स और, उसके अंदर क्या कि आपकी अगर आपका सॉल्यूशन दोनों प्रपोजिशन गलत भी है तभी भी गलत होगा और सही भी है तभी भी सही होगा। सो दिस वन इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बीट। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बीट को रिप्रेजेंट करो, बीट का जो ट्रूथ टेबल है उसको रिप्रेजेंट करो, तो आपको बस इसी तरह से टी एफ जो है उसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। चलो अभी आप प्रोग्रामिंग आप सब करते हो तो पता है स्ट्रिंग एक वर्ड होता है यानी कि लेंथ। अभी स्ट्रिंग यहाँ पर किस तरह से यूज हो, तो स्ट्रिंग यूज करने के लिए 1 मिनट। सो दिस वन इज स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग यानी कि आप वर्ड भी देख सकते हो लेंथ की,
सो यहाँ पर एक्चुअली बीट जो है आपको बीट दिए जाएगा 8 बीट 9 बीट वगैरह। तो आपको क्या करना है पता है, आपको सिंपल यहाँ पर स्ट्रिंग जो है उसको किस तरह यूज करना है। सो 0 1 के फॉर्म में होगा, ये तो कंपलसरी है कि आपके पास स्ट्रिंग जो है वो 0 1 में होगा। अब जैसे इस तरह से एग्जांपल दिया है 1 0 1 0 1 0 0 1 1। सो आपको काउंट करना है कि ये 9 हुआ है तो लेंथ हो गई आपकी 9। पहले तो लेंथ पता होनी चाहिए कि हाउ टू काउंट लेंथ, लेंथ होनी चाहिए 9, ठीक है। और आप कभी भी कोई ऑपरेशन यूज करो तो उसके अंदर आप कोई भी ऑपरेशन यूज करो तो बस इतना याद रखना है कि सबकी लेंथ सेम, सबकी लेंथ सेम है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह से यूज होगा। पहला कॉन्सेप्ट, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एफ, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ट्रू। सो इस तरह से एग्जांपल होगा कि फाइंड द बीट वाइज और बीट वाइज एंड बीट वाइज एक्स और का मीनिंग क्या है यहाँ पर, योर और इज इक्वल टू दिस सिंबल एंड इज इक्वल टू दिस, यानी एक्स और जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सिंबल। पहली बात, आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर एग्जाम के अंदर आपको दो स्ट्रिंग दे तो पहले आपको चेक करना है कि दोनों की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लेंथ 10 दी है, दोनों 4 + 4 + 2 10, 4 + 4 + 2। अगर एक की लेंथ आपको, एक की लेंथ जैसे हो गई 8, दूसरे की लेंथ हो गई जैसे 9, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन नहीं हो सकता। अभी भी अभी से याद रखना, अगर एक बीट जो है, एक स्ट्रिंग जो है, एक की स्ट्रिंग अगर आपको 8 दी है, दूसरे की स्ट्रिंग आपको दी है 9, तो दोनों के बीच में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बोथ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। चलो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, दोनों सेम है। उसके बाद काउंट करते हैं और। अभी यहाँ पर काउंट किस तरह से करना, काउंट करने के लिए और में जो हमारे पास फॉर्मूला जो था वो, कि अगर और के अंदर क्या था कि अगर दोनों गलत है, यानी कि दोनों की वैल्यू f है, तभी हमारे पास सॉल्यूशन f आएगा। तो सबसे पहले फाइंड करो 0 0 कहाँ पर, देखो 0 0 यहाँ पर। सो ये वाला हो जाएगा हमारा f यानी कि 0, बाकी के सारे 1 0 1 1 0 1 है, तो बाकी के सारे हो जाएंगे 1। दूसरा ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। सो एंड ऑपरेशन के लिए क्या था कि दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तभी आपका सॉल्यूशन ट्रू होगा। सो पहले ये रहा 1 1, ये रहा सॉल्यूशन 1। उसके बाद ये वाला रहा 1 1, सो ये वाला सॉल्यूशन रहा 1। लास्ट वन इज दिस वन, ये वाला सॉल्यूशन रहा 1। बाकी के सारे हो जाएंगे आपके 0 0 एंड 0। तो ये हो गया हमारा बीट वाइज एंड। लास्ट वन इज एक्स और स्टॉप, यानी कि प्लस वाला जो सिंबल था वो। तो उसके अंदर क्या लॉजिक था, उसके अंदर ये लॉजिक था कि अगर आपकी वैल्यू फॉल्स भी है और ट्रू भी है, आपका सॉल्यूशन, आपकी वैल्यू फॉल्स भी है यानी कि दोनों प्रोपोजिशन एफ है या दोनों प्रोपोजिशन टी है, आपका सॉल्यूशन एफ ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये रहा 1 1, दोनों की वैल्यू ट्रू है फिर भी आपका सॉल्यूशन होना चाहिए एफ। चलो ये हो गया। उसके बाद ये आप देख लो 1 1, तो आपका सॉल्यूशन हो गया फॉल्स। ये रहा 1 1, तो भी आपका सॉल्यूशन हो गया फॉल्स एफ। उसके बाद ये रहा 0 0, इस वन इज 0 0, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अगेन एफ। बाकी के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके 1। तो एक्चुअली ये क्या किया हमने, जो ट्रूथ टेबल था उसको बीट वाइज लिख दिया।
हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल नहीं बनाया, हमने सिर्फ उस लॉजिक को यूज करके बीट ऑपरेशन जितने भी थे वो काउंट करके यहाँ पर बना दिए। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये बीट वाइज ऑपरेशन। ट्रूथ टेबल का आइडिया आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हो या फिर उसको लिख सकते हो। चलो पहले यहाँ पर बोल दो, यहाँ पर किसी को डाउट है बीट वाइज और बीट वाइज एंड बीट वाइज एक्स और में? ओके, सो नेक्स्ट वन इज अलजेब्रा ऑफ द प्रोपोजिशंस। अलजेब्रा ऑफ द प्रोपोजिशन यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द टोटोलॉजी। कि टोटोलॉजी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर टोटोलॉजी का मीनिंग क्या हो। टोटोलॉजी यानी कि आप प्रोपोजिशंस पे वर्क करो और सारी वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो और सारी की सारी वैल्यू जो उस कॉलम की जो है अगर यहाँ पर ट्रू आएगी तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी, और दोनों की वैल्यू अगर एफ आई तो उसको बोलेंगे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में आप ऑपरेशन लगाओ और दोनों की वैल्यू ट्रू ही आए तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी, और दोनों की वैल्यू फॉल्स यानी कि एफ आए तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और जैसे कि दोनों की वैल्यू टी एफ आए तो उसको बोलेंगे यहाँ पर कंटिंजेंसी। सो एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही वो डिस्कस हो पाएगा। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड टोटोलॉजी। ये एक एग्जाम्पल 5 मार्क्स में जब भी एंड सेमेस्टर एग्जाम हो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके अंदर 100% ये होगा ही। सो अभी से याद रख लो। इक्विवेलेंस मतलब कि दोनों प्रपोजिशंस जो आपको दिए गए हैं उसकी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रूथ वैल्यू होनी चाहिए। अगेन आई रिपीट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो प्रपोजिशंस की हर बार क्या होनी चाहिए, टोटोलॉजी यानी कि ट्रूथ वैल्यू टी ही होनी चाहिए। ये दूसरा वाला टॉपिक जो है और वाली डेफिनेशन, और वाली डेफिनेशन यानी कि ट्रूथ वैल्यू के बेस पे डिपेंड है, वो हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना रखो कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसका मीनिंग ये होगा यहाँ पर कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हर बार टोटोलॉजी ही होनी चाहिए, और उसको डिनोट किया जाता है इस ये जो सिंबल जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तभी उसको बोलेंगे हम यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू जो है वो हमारी इक्विवेलेंस। ट्वेंटी टू को ऐड नहीं किया जाएगा, उसने स्पीकर शुरू रखा था तो उसको ना बोल दो कि अभी वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल पे फोकस करो क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगा कि लॉजिकल इक्विवेलेंस वगैरह क्या है। ध्यान से देखो, इस तरह से सेम मेथड से आपको दिया जाएगा कि शो दैट negation p over q and negation p and negation q are logical equivalent। लॉजिकल इक्विवेलेंट आपको बोला है, उसका मतलब कि टोटोलॉजी आपका होना चाहिए, और लॉजिकल इक्विवेलेंट बोले उसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। और सब अभी याद नहीं रखना, सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल पे फोकस करो। चलो यहाँ पर पहले क्या दिया है हमें, पी क्यू दिया है तो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया टी एफ और टी टी एफ एफ, उसके बाद लिख दिया टी एफ टी एफ। चलो ये रहा फंक्शन नंबर 1 एंड दिस वन इज फंक्शन नंबर 2। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नेगेशन पी नेगेशन क्यू दिया है, उसको हम बाद में काउंट करेंगे। पहले हम काउंट कर लेते हैं फंक्शन नंबर 1। सो पी और क्यू,
और सिंबल का मीनिंग है कि दोनों गलत होगा तभी गलत होगा। तो ये हमने P और Q बना दिया। अब दिया है उसका नेगेशन। नेगेशन क्या होगा? T का F, T का F, T का F और F का T। ये रहा हमारा फंक्शन नंबर 1। अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसको नंबर दे रहा हूँ, फंक्शन नंबर 1। दूसरा फंक्शन दिया है नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सो P का नेगेशन यहाँ पर लिख दिया, Q का नेगेशन यहाँ पर लिख दिया, और दोनों में हमने रिलेशन फाइंड किया एंड यानी कि दोनों की वैल्यू अगर सही होगी तभी सही होगा, बाकी उसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ठीक है। सो यहाँ पर दोनों फंक्शन हमने लिख लिए। ये हो गया फंक्शन नंबर 2, ये हो गया हमारा फंक्शन नंबर 2। ट्रूथ टेबल तक कंप्लीट हो चुका। अभी लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होगा? जब दोनों फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2 दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर f है, यहाँ पर भी f है। नेक्स्ट यहाँ पर f दिया है, दिस वन इज आल्सो f, दिस वन इज f, दिस वन इज अगेन f, दिस वन इज t, दिस वन इज अगेन t। यानी कि फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2 बोथ हैव सेम वैल्यूज। अगर सेम वैल्यूज आए तो दोनों हो जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट। बोथ द फंक्शन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। एवरीवन क्लियर? आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब भी आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलो तो पहले ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर दो, और जिसके बीच में बोले लॉजिकली इक्विवेलेंट तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि कॉलम नंबर ये रही 3 और ये कॉलम नंबर 6, दोनों की वैल्यू क्या है? तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी गई है सेम। So we can say function number 1 and function number 2 both have same values such that both the function are logically equivalent. डेफिनेशन में टोटोलॉजी दिया था, अब टोटोलॉजी तो होगा ही। क्यों होगा वो पहले एक मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ। अगर टोटोलॉजी प्रूव करना, आपको बोले टोटोलॉजी प्रूव करो, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें सिर्फ एक कॉलम यहाँ पर बना देनी है कि कॉलम नंबर 3 by by conditional statement, by conditional statement कॉलम नंबर यहाँ पर ये रहा, इसका नेगेशन। अगर टोटोलॉजी पूछे तो P और ये रहा आपका Q, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q। टोटोलॉजी होने के लिए आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों की वैल्यू f हो या t हो, हमारा सॉल्यूशन t ही आएगा। So this one is tautology, and we can say both the function are logically equivalent. एग्जाम में अगर इस तरह से पूछे कि फंक्शन 1 एंड फंक्शन डी मॉर्गन्स लॉ, ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है, और अभी से याद रखो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। डी मॉर्गन्स लॉ दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस है। आप यहाँ पर ट्रूथ टेबल से भी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हैं।
ये सेम दिया है आपको कि चेक करो कि दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है कि नहीं। सो पहला फंक्शन कौन सा हो गया, पी टू क्यू, और दूसरा फंक्शन हो गया हमारा नेगेशन पी और क्यू। सो पहले हमने काउंट कर लिया नेगेशन पी, उसके बाद काउंट किया और नेगेशन पी एंड क्यू। सो और कंडीशन क्या है, नेगेशन पी और क्यू, अगर आपके पास दोनों एफ होगा तभी आपका सॉल्यूशन एफ होगा, बाकी सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे टी। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद सेकंड फंक्शन में लिखा कंडीशनल फंक्शन पी टू क्यू। सो कंडीशनल फंक्शन क्या है हमारा कि टी एफ होगा तभी एफ होगा। तो आप देखो ये रहा टी एफ, आवर सॉल्यूशन इज एफ, बाकी के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पर टी। सो वी कैन से column number 3 and column number 4 both are equal, tt ff tt dt. So we can say both the function are logically equivalent. अब हम अब सपोज कि अब तक हमने डिस्कस किया फॉर टू वेरिएबल्स, अगर हम डिस्कस करना चाहे फॉर थ्री वेरिएबल्स देन वी कैन आल्सो काउंट। तीन वेरिएबल के लिए यहाँ पर हम लॉजिकली इक्विवेलेंट रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So this one is truth table for three variables. This one is truth table for three variable. So यहाँ पर हमें रिलेशन दिए P और Q एंड R, P और Q एंड P और R, ठीक है। सो P तीन वेरिएबल जब भी आपको दे तो आपको क्या करना है, पहले लिख दिया फॉर T, उसके बाद आएगा फॉर F, आफ्टर दैट टू टू, पहले चार चार की पेयर बनाओ, उसके बाद दो दो की, उसके बाद एक की। तो यहाँ पर आएगा टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। तो ये रहा पी क्यू आर लिखने का तरीका और यू कैन से मेथड। पहले हम काउंट करेंगे ये वाला फर्स्ट फंक्शन। सो क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का लॉजिक क्या था कि दोनों सही होगा तभी सही होगा। सो मैं जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ। ये हो गया टी, उसके बाद एफ आएगा, एफ एफ ये अगेन आए, दोनों ट्रूथ वैल्यू टी है तो यहाँ पर टी हो जाएगा, उसके बाद एफ एफ। चलो अब हमें काउंट करना है पी और क्यू एंड आर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो है वो पूरा काउंट करेंगे। सो मैं यहाँ पर थोड़ा हटा देता हूँ ये। चलो एंड फंक्शन क्या था, एंड फंक्शन था कि अगर दोनों की वैल्यू टी होगी तभी आपकी वैल्यू टी आएगी। सॉरी ये तो और फंक्शन है आपका। और फंक्शन क्या था कि अगर आपकी वैल्यू एफ आएगी, दोनों वैल्यू अगर एफ होगी, क्योंकि हम रिलेशन ये बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में बना रहे हैं यहाँ पर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यानी कि अगर प्रपोजिशंस की दोनों वैल्यू एफ आई तभी एफ हो। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं टी 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 एफ टी, ये रहा एफ एफ, तो ये हो जाएगा आपका एफ। उसके बाद ये भी आपका एफ एफ दिया है तो ये भी हो जाएगा एफ। ये आपका एफ एफ दिया है तो ये भी हो जाएगा आपका एफ। चलो इक्वेशन नंबर वन, और यू कैन से लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर वन। नाउ वी विल कैलकुलेट सेकंड फंक्शन पी और क्यू एंड पी और आर। सो पी और क्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपका ये दोनों एफ वैल्यू आई, सो ये हो जाएगा एफ। उसी तरह पी और आर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये दो एफ वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका एफ, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो एफ।
अब इन दोनों के बीच में हमें एंड रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। एंड रिलेशन क्या होगा कि अगर दोनों की वैल्यू सही आएगी तभी सही। तो आप देखो ये टी 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 ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका ट्रूथ वैल्यू टी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको दोनों में आपको टी दिया है, ये आपको दोनों में टी दिया है, और ये रहेगा आपका एफ एफ एफ। चलो दोनों काउंट भी हो गए। ये रहा आपका नंबर 2, दिस वन इज नंबर 2। अब चेक करना है कि ये दोनों रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। सो ये रहा टी टी सेम हो गया, दिस वन इज अगेन सेम, सेम हो गया, दिस वन इज अगेन सेम, टी टी हो गया, दिस 3f, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, column number 3 and column number 6 both are equal such that our function is equivalent. Our function is equivalent. So ये बहुत इजी टॉपिक है यहाँ पर। सो ये एक टेबल दिया है आपको, ये सारे लॉस जो हैं सारे लॉस को आपको याद रखना होगा। एमसीक्यू के अंदर ये लॉस काम आएंगे, क्योंकि आप एमसीक्यू के अंदर ये लास्ट वाला देखो पी और क्यू और आर वगैरह काउंट नहीं करोगे। एक मार्क्स के एमसीक्यू के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। सो दिस वन इज फॉर theoretical purpose also and MCQ purpose also। P एक सेंटेंस दिया है आपको प्रपोजिशन P, दूसरी वैल्यू है T, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका P बनेगा। उसी तरह P और F का अगर आप यहाँ पर डिसजंक्शन फंक्शन यूज करोगे, इसका मीनिंग क्या हुआ समझ में आया? P यानी कि एक हो गया एक स्टेटमेंट T और F, और दूसरी साइड आपको वैल्यू दी है यहाँ पर T, दूसरी साइड आपको वैल्यू दी है यहाँ पर T। तो उन दोनों में अगर आप एंड रिलेशन बनाओगे तो आपका रिलेशन पी ही होगा। उसी तरह ये वाला लॉ है आइडेंटिटी लॉस, उसके बाद आएगा डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ यानी कि जैसे सेम ऊपर वाला जो था उसका उल्टा कर दिया, पी और टी इक्विवेलेंट टी, पी एंड एफ इक्विवेलेंट एफ। उसी तरह आइडेंपोटेंट लॉस क्या है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एंड यूज करो, एक ही फंक्शन के अंदर आप और यूज करो या एंड यूज करो, सॉल्यूशन तो पी ही बनेगा। नेगेशन का नेगेशन पी होता है, जैसे हमको पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, उसी तरह डबल नेगेशन लो, नेगेशन का नेगेशन फंक्शन इटसेल्फ। कॉम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड होगा आपका। एसोसिएटिव लॉ जो है इसको याद रखना है, ये सारे के सारे याद रखने हैं आपको, लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है कि पी और क्यू और आर इक्विवेलेंट टू पी और क्यू और आर, एंड पी एंड क्यू एंड आर इक्विवेलेंट पी एंड क्यू एंड आर। तो सारे लॉज है यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है यहाँ पर कि ये जो है दोनों में लगेगा, पी और क्यू एंड आर जो है वो पी और क्यू एंड पी और आर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होगा। डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन लॉ जो है ये भी होगा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है यहाँ पर कि पी और पी एंड क्यू जो है, सो यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन आपका पी ही बनेगा, और यहाँ पर भी एब्जॉर्ब यानी कि क्यू जो है उसकी वैल्यू एब्जॉर्ब हो जाएगी।
ये तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन का उसके नेगेशन के साथ करोगे तो टी ही आएगा और यहाँ पर आएगा एफ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है और यहाँ पर दिया है आपको एंड। तो ये सारे के सारे लॉज जो है आपको याद करने हैं। उसके बाद ये आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया कि पी कंडीशन क्यू जो है वो हो जाएगा आपका नेगेशन पी और क्यू, और ये हो जाएगा नेगेशन क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट पी। उसी तरह से और पे होगा, एंड पे होगा, नेगेशन जो है वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट में लगेगा। तीन आपके पास फंक्शन हो फिर भी आपका सॉल्यूशन कंडीशनल स्टेटमेंट में मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएगा इक्विवेलेंट। सो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिया है कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में भी इक्विवेलेंट वाला लॉजिक यूज होगा। तो ये दोनों के बीच में आपको दिए है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इन सब के ट्रूथ टेबल आपको मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, आपको बनाने पड़ेंगे। सारे के सारे जो सॉल्यूशन जो है वो ट्रूथ टेबल से प्रूव भी होते हैं। एग्जाम के अंदर अगर इस तरह से आपको दिया जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन रो नंबर 3, तो आपको पी लिखना पड़ेगा, क्यू लिखना पड़ेगा और राइट हैंड साइड करके आपको सॉल्यूशन भी प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद कल एक एग्जांपल देखेंगे कि वर्बली आपको थियोरेटिकली किस तरह थ्योरम को प्रूव करना। तो जल्दी से फ्रंट कैमरास को ऑन करो, चैट बॉक्स के अंदर लिख दो कि कितने लोग प्रेजेंट है वो। जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से खींचना शुरू कर दो, इसको पढ़ना है वरना नेक्स्ट लॉजिक समझ में नहीं आएगा और अभी कोई लीव नहीं होगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से खींचना शुरू कर दो। हाँ वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ट्यूटोरियल का जो 6 क्वेश्चन जो है वो मैं क्लास में ऐसा हो तो कल या परसों में सोल्व करवा दूंगा। एक्चुअली टाइम ही नहीं मुझे भी मिला, इसलिए मैं सोल्व नहीं किया। ट्यूटोरियल नंबर 6 का जो सब ग्रुप वाला जो है वो मैं कल एक्चुअली देखा ही नहीं मैंने, तो मैं वो क्लास के अंदर वो करवा दूंगा। और कल ग्राफ थियरी का ट्यूटोरियल भी होगा और मेरे ख्याल से ये वाला ट्यूटोरियल भी हो सकता है। तो कल पॉसिबल हो तो मैं 2 ट्यूटोरियल बैच एक को देने वाला हूँ इफ पॉसिबल, या एक तो मिलेगा ही कल आपको। रोल नंबर 83 एंड 25 बार बार क्यों लीव हो रहे हैं यहाँ पर? उसके बाद रोल नंबर 43 चलो रोल नंबर 43 के रिमूव हो गया। यस हाँ सर, तो मारे અત્યારે લીવ થવું પડશે, હું થઈ જાઉં।
એક મિનિટ હજી કોઈ લીવ નહીં થતા હે નહીં હજી ને 2 મિનિટ મને એટેન્ડન્સ લેવા દે પહેલા કેમ અત્યારે લીવ થવું પડશે સર અત્યારે કામ છે બહાર લેક્ચર થી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કામ હા લાયસન્સ માટે જોવાનું सो जिसको लीव होना है हो सकता है मैं अभी भी ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो अभी ले लो कल मैं अलाउ नहीं करूँगा ठीक है तो जिसको अभी भी स्क्रीनशॉट लेने हैं पीपीटी के वो अभी खींच लो बाकी जिसको लीव होना है वो लीव हेलो सर यस સર આ એ એક્સ ઓર બી હોય તો हाँ એની કન્ડિશન શું કહીએ આપણે આમાં આપણે ટ્રુથ ટેબલ પર એવું કહીએ કે અગર જો બંને ટી છે અથવા તો બંને એફ છે તો આપણે એફ લખવાનું हाँ ये બટ એનું આમ હા તો પણ એનું રિલેશન આમ શું કે આપણે કઈ એક્ઝામ્પલ થ્રુ કઈ જોવું હોય अच्छा तो પેલું एग्जांपल વરસાદ तो હા हाँ हाँ એટલે તું આ હા એક્સ ઓર રિલેશન જે કે છો ને કે બંનેની હા ટ્રુથ વેલ્યુ હોય કે બંનેની ટ્રુથ વેલ્યુ ટી હોય કે બંને એફ હોય તમારું સોલ્યુશન ખોટું જ બરાબર આવે આ કેવો હા કેસ છે ખબર કે આ જો પેલું કે ભાઈ તારી હા પાસે ફ્લાઇટની ટિકિટ છે હમ અને તને જવા દે છે બરોબર તો આ બરાબર કન્ડિશનમાં કેવું થશે હમ ખબર તારી પાસે ફ્લાઇટની ટિકિટ છે તને જવા પણ નથી દેતા તારી બંને બરાબર કન્ડિશન સાચી હોય ને તો આ ફંક્શન નો મિનિંગ હમ એવો હમ થાય કે તારી કન્ડિશન સાચી હોવા છતાં તને આઉટપુટ ખોટું આપે ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર ઓકે તારી પોસિબિલિટી બરાબર બંને સાચી હોય કે બંને પોસિબિલિટી તારી ખોટી હોય તારું સોલ્યુશન દર વખતે ખોટું જ આવે એને કહેવાય એક્સ ઓકે ઓર રિલેશન હમ આ તો આપણે ટ્રુથ ટેબલ થી મતલબ સમજીએ મારી પાસે ટિકિટ છે અને હા જવા નથી દેતા એમ એવું હા એના જેવું થયું ને એના મારે જેવું જવું છે અને મારી પાસે ટિકિટ નથી તો મને જવા દેશે એમ હા તારી પાસે બધા ડોક્યુમેન્ટ સાચા છે છતાં તને ના પાડે છે આનો હા મિનિંગ એવો થઈ ગયો બરાબર શોર્ટકટમાં તને કહું તો ઓકે તારી પાસે રેડી આનો મિનિંગ કેવો થયો કે તારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ ન હોય તો તને જવા જ ન દે બરોબર પણ તારી પાસે હા ડોક્યુમેન્ટ છે છતાં તને જવા નથી દેતા
એટલે કે બંને T હોય કે ઓકે. બંને F હોય તારું સોલ્યુશન F જ આવશે. ઓકે. થેન્ક યુ. આ સ્ક્રીનશોટ બહુ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આના આ લેક્ચર પછી જ તમને નેક્સ્ટ લેક્ચર નો ખ્યાલ આવે. અરે ડેઈલી થોડું ઘણું જોતા રહેવાનું, રિવાઇઝ કરવું 5-10 મિનિટ. So next lecture we will discuss about this topic. So this one is last page, okay? यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट खींचना है. This one is last. 1 minute. जिसका हो चुका है वो लीव हो सकते हैं. अच्छा 10 ही लोग है क्या? ઓકે. ओके चलो. સર પેજ નંબર 32 કરો. हाँ ये पहली करी यार. वो है एक मिनट वो है. चल जल्दी फटाफट खींची लो. બીજું એક પણ બાકી છે. સર 32 32 જ છે. જો સ્લાઇડ નંબર 32. સર 35મી દેખાય. ના ના 32 છે. 32 છે જો ને રાઈટ સાઈડ બોટમ 32/59. ઓકે ઓકે.